अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 16 है जिसके न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करने हैं। इन न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन से पहले इनके तमाम न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जिस चैप्टर में यूज़ होंगे, वो आपके सामने मौजूद हैं। आप अपने पास इनको एक जगह कहीं नोट रखिएगा ताकि बाद में आसानी रहे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है वो इस तरह से गिवन है। अ गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। यानी एक गैस है जो एक आइसोथर्मल प्रोसेस से गुजरती है। हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और वो टेम्परेचर हमें गिवन है 300 केल्विन। तो एक गैस है जो 300 केल्विन टेम्परेचर पर एक प्रोसेस से गुजरती है और इस दौरान वो 500 जूल हीट एब्जॉर्ब करती है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, और हमें उस गैस का टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इसका डेटा फॉर्म कर लेते हैं। तो बेटा डेटा में हमने टेम्परेचर लिख लिया 300 केल्विन है जो कि कांस्टेंट है। हमें डेल्टा क्यू गिवन है जो कि हीट है। याद रखिएगा, जो हीट हम सिस्टम को सप्लाई करते हैं या उससे बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका सिंबल डेल्टा क्यू होता है। आप इसको सिर्फ क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाज़ बुक्स के अंदर इसको सिंपल क्यू लिखा गया है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। डेल्टा क्यू का मतलब होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो कि सप्लाई की जा रही है। तो ये वो हीट है जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि सप्लाई की गई और हमसे वर्क कैलकुलेट करवाया जा रहा है। तो बेटा अब हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि जी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है। तो बेटा इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है कि डेल्टा क्यू इक्वल होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। डेल्टा क्यू वो हीट है जो कि सिस्टम को सप्लाई की जाती है या उसमें से एक्सट्रैक्ट की जाती है। डेल्टा यू जो है वो इंटरनल एनर्जी का चेंज है और डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। अब एक बात आपको आइडिया होना चाहिए कि सर इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड होता है इंटरनल एनर्जी के चेंज से। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो इसमें जो डेल्टा यू का फैक्टर है वो यकीनन जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास डेल्टा यू है ये जीरो है, तो हम इसको जीरो कर देते हैं। तो अगर इसको जीरो कर दिया जाए और जो डेल्टा क्यू की वैल्यू हमें गिवन है वो पुट की जाए तो हमारा जो वर्क है वो आ जाएगा 500 जूल। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क परफॉर्म होता है वो 500 जूल है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इस क्वेश्चन में लिखा है कि अ पिस्टन कंप्रेसेस एडियाबेटिकली if the initial volume is 0.02 मीटर क्यूब। यानी एक इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू हमें दी गई है जो 0.02 मीटर क्यूब है, एंड द फाइनल वॉल्यूम इज 0.01 मीटर क्यूब। और जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो उसका फाइनल वॉल्यूम यकीनन कम हो जाता है और वो कम होकर 0.01 मीटर क्यूब हो गया। इसका मतलब है कि सर जो पहली वैल्यू है वो उसका इनिशियल वॉल्यूम था 0.02 और जो 0.01 है वो यकीनन उसका फाइनल वॉल्यूम है। विद इनिशियल प्रेशर 200 किलो पास्कल, और उसका जो इनिशियल प्रेशर था वो 200 किलो पास्कल था। हमसे पूछा जा रहा है कि उसका नया जो प्रेशर है जो इंक्रीज होने के बाद बन गया वो फाइनल प्रेशर कितना है। अच्छा बेटा इसमें याद रखिएगा इस चैप्टर के पांच न्यूमेरिकल्स के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं जो यकीनन प्रिंटिंग मिस्टेक्स होंगी या फिर जो है वो रिव्यू के वक्त वो ओवरलुक हो गई होंगी। तो इसमें जो मिस्टेक है वो ये कि इसमें लिखा है कि ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, लेकिन याद रखिएगा कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं बल्कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस जो है
उसके अंदर हमें जो है वो एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जिसमें एक कांस्टेंट आता है जिसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो PV इक्वल टू गैमा से सॉल्व होता है, जबकि ये न्यूमेरिकल जो इसका आंसर बुक में गिवन है वो बॉयल्स लॉ के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। बॉयल्स लॉ याद रखिएगा एक आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने वाला लॉ है, तो हम इसको उसी बॉयल्स लॉ की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं डेटा आपको रिप्रेजेंट कर दूं। इसमें इनिशियल वॉल्यूम आ गया, फाइनल वॉल्यूम आ गया, इनिशियल प्रेशर जो है वो 200 किलो पास्कल है। आप चाहें तो इस किलो को खत्म करके 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको सिंपल पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर इसको एज इट इज रहने दें तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो आंसर आएगा वो भी किलो पास्कल में आ जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसको आंसर को किलो पास्कल में लाना चाहते हैं या सिंपल पास्कल में लाना चाहते हैं, तो जैसा हो आप उस तरह उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसका सोल्यूशन, तो हम इसके ऊपर बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं, चैप्टर 15 में हम पढ़ चुके हैं कि जो बॉयल्स लॉ है वो होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 V1 क्या है? ये प्रोडक्ट है प्रेशर वॉल्यूम का इनिशियल स्टेट पर, और P2 V2 क्या है? ये प्रोडक्ट है प्रेशर वॉल्यूम का फाइनल स्टेट पर। तो फिलहाल हमें इसमें कैलकुलेट करना P2, तो जो V2 हमें नजर आ रहा है राइट साइड पर, अगर हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये डिवाइड में लिखा जाएगा, तो ये V2 दूसरे डिवाइड में आ जाएगा, और P2 का फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा कि P2 इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो प्रेशर हमें जो दिया गया है वो 200 किलो पास्कल है। देखिए मैंने इसको किलो पास्कल में ही रखा है, इसका मतलब है कि मेरा जो P2 का आंसर आएगा वो भी किलो पास्कल में ही आएगा। V1 हमारे पास 0.02 है, और जो हमारे पास वॉल्यूम था फाइनल वो 0.01 है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो बेटा याद रखिएगा ये एक सिंपल सा जो है आइसोथर्मल प्रोसेस का एक न्यूमेरिकल है, और इसको हम बॉयल्स लॉ के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर किलो पास्कल में आ गया। तो ये हमारा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये है न्यूमेरिकल नंबर 3। लिखा है अ सिस्टम अंडरगोज एन आइसोबैरिक प्रोसेस। एक प्रोसेस हो रहा है एक सिस्टम के ऊपर, और वो आइसोबैरिक प्रोसेस है, यानी जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोबैरिक प्रोसेस हम कहते हैं ऐसे प्रोसेस को जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। वेयर द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, देखिए उसने खुद ही आगे इसको लिख भी दिया, एट 150 किलो पास्कल, और जो प्रेशर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी बता दी कि 150 किलो पास्कल है। If the volume increases from 0.05 मीटर क्यूब to 0.08 मीटर क्यूब, यानी जब ये प्रोसेस किया गया तो इसमें जो वॉल्यूम है वो 0.05 से इंक्रीज होकर 0.08 मीटर तक चला गया। तो इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम इसका 0.05 होगा, फाइनल वॉल्यूम 0.08 मीटर क्यूब होगा। कहते हैं कैलकुलेट द हीट एडेड टू द सिस्टम। हमें वो हीट का अमाउंट फाइंड करना है जो इस प्रोसेस में यूज किया गया है, और इसकी वजह से ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, जबकि इंटरनल एनर्जी चेंज हमें दी गई है 1500 जूल। तो अब हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे? तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसका जो डेटा है वो शो करना है कि जी हमारा जो प्रेशर है वो 150 किलो पास्कल है, वॉल्यूम जो है वो 0.05 मीटर क्यूब है, इसी तरह जो वॉल्यूम जो है सेकंड वॉल्यूम जो है वो 0.08 मीटर क्यूब है। इसमें मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि जो V1 दोनों दफा प्रिंट हो गया, पहला वाला वॉल्यूम V1 है और सेकंड वॉल्यूम जो है वो V2 है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। डेल्टा क्यू हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा यू हमारे पास गिवन है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए जरूरी है कि डेल्टा क्यू इक्वल होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू तो गिवन है लेकिन डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन हमारे पास गिवन नहीं था, तो सबसे पहले हम वर्क कैलकुलेट करेंगे और वर्क का फार्मूला हमारे पास होता है पी डेल्टा वी। ये फार्मूला है जिसके जरिए हम वर्क कैलकुलेट करते हैं किसी भी आइसोबैरिक प्रोसेस में, क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है जबकि वॉल्यूम के अंदर चीनी जा रहा होता है, इसलिए V के साथ डेल्टा का सिंबल यूज किया गया है। अब हम प्रेशर जो गिवन है वो 150 किलो पास्कल है, मैंने किलो को कन्वर्ट कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके पास्कल में, और बाकी जो हमारे पास वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब के अंदर उसका डिफरेंस आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो वर्क हमें मिलता है वो 4500 जूल है।
अब वर्क हमने कैलकुलेट कर लिया, इंटरनल एनर्जी हमारे पास गिवन है, हम इसको सॉल्व करके डेल्टा क्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब डेल्टा क्यू के लिए हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना है, जो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू के इक्वल होता है। डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास 4500 जूल है और डेल्टा यू जो है वो 1500 है। दोनों को प्लस करेंगे तो हमें टोटल हीट मिल जाएगी 6000 जूल। इस तरह से टोटल हीट जो इस प्रोसेस में यूज हो गई वो 6000 जूल है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं ड्यूरिंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इंक्रीज बाय 300 जूल। यानी फिर वही कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, उसमें इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गए 300 जूल हो गई। इफ नो वर्क इज डन, यानी इस दौरान कोई वर्क परफॉर्म नहीं हुआ, डिटरमाइन द हीट एडेड टू द सिस्टम। तो बस बताइए कि उसमें कितनी हीट जो है वो यूज की गई है। तो अब इसका डेटा हम फॉर्म कर लेते हैं। डेटा कुछ इस तरह से है कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो 300 जूल है, जो वर्क परफॉर्म इसमें हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0 है, और जो डेल्टा क्यू है वो टोटल हीट है जो कि इस प्रोसेस में यूज हो रही है। फिर वही बात कि हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो इसके अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करते जाएं, डेल्टा डब्ल्यू की जगह 0 लिख देंगे और जो डेल्टा यू है वो 300 जूल है, तो टोटल आंसर हमारे पास आता है डेल्टा क्यू का 300 जूल। तो ये बहुत सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में तो नॉर्मली नहीं आते, लेकिन उनकी से एमसीक्यूज इस टाइप की कोई छोटी सी बन जाती हैं तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा बढ़ाकर लिखा गया है, इसकी इतनी कोई जरूरत नहीं थी। इसके अंदर कुछ चीजें जो है ना वो सिर्फ हमें एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए दी गई हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, उसके अंदर इसका काम ज्यादा है। ये मेरे नजदीक बाय मिस्टेक इस चैप्टर 16 के अंदर ऐड हो गया, लेकिन बहरहाल इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता है अ गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस। बेटा ये जो वर्ड है ना साइक्लिक प्रोसेस, ये अभी आप चैप्टर 17 में इसकी बहुत डिटेल के अंदर इसको देख लेंगे। फिलहाल याद रखिएगा साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं किसी भी ऐसे प्रोसेस को कि जो जिस पॉइंट से स्टार्ट ले वो पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद उसी पॉइंट पर रिटर्न हो जाए तो उसको कहा जाता है साइक्लिक प्रोसेस। तो कहता है कि इसमें एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहे हैं और वो एक साइक्लिक फॉर्म में हो रहे हैं, यानी जहां से स्टार्ट करेंगे सिस्टम फाइनली वहीं पर पहुंचेगा। तो अब देखिए कहता है स्टार्टिंग एट पॉइंट ए विद अ वॉल्यूम ऑफ 0.02 मीटर क्यूब, यानी एक पॉइंट ए है जहां पर उस सिस्टम या उस गैस का वॉल्यूम 0.02 मीटर क्यूब था, तो वहां से वो चला सिस्टम और गोइंग टू बी आइसोकोरिक हीटिंग देन टू सी, उसके बाद फिर वो मूव करते करते बी पर आया, फिर उसके बाद सी पर पहुंचा, और सी पर कैसे पहुंचा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के जरिए, एंड फाइनली बैक टू ए, और फिर वापस ए पर आ गया। तो अब देखिए इसके अंदर जो डिटेल दी गई है ना, इस डिटेल का हमारे इस न्यूमेरिकल से कोई खास लिंक नहीं बनता, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर ये सारी चीजें हमें ना भी बताई जाती तब भी हम इस न्यूमेरिकल को इजीली कर सकते हैं। इस तरह की डिटेल उस वक्त प्रोवाइड की जाती है कि जब हमें हर प्रोसेस में कोई ना कोई चीज कैलकुलेट करना हो या पूरे साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो है वो कुछ और वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहा जा रहा हो, तो उस वक्त हम इसको बाकायदा एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक डिटेल पर बात करते हैं। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। बहरहाल मैं आपको एक डायग्राम इसकी जरूर शो कर दूंगा, जो कि बस एक रफ डायग्राम है जो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई ये साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं किसको है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इफ द हीट एडेड ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब कहता है कि ये जो पूरा साइक्लिक प्रोसेस हुआ इसमें एक प्रोसेस था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उस आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान 1000 जूल हीट सिस्टम को प्रोवाइड की गई। बस यहां से समझे हमारी इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। ये हमारे लिए काम का सेंटेंस है कि सर इस सिस्टम को एक हीट एनर्जी सप्लाई की गई, इसको हम हीट एब्सॉर्ब भी कहते हैं। तो 1000 जूल हीट एनर्जी उस सिस्टम को दे दी गई।
एंड द हीट रिजेक्टेड। अब ये वर्ड भी बहुत काम का है। हीट रिजेक्टेड का मतलब होता है कि जब कोई सिस्टम अपने अंदर से हीट को बाहर जो है एक्सपेल कर देता है तो उसको कहा जाता है हीट रिजेक्टेड या हीट लॉस्ट। तो इस सिस्टम ने अपने अंदर से कुछ हीट जो है वो लॉस की है और उसकी वैल्यू है 500 जूल। तो इसका मतलब है कि जो साइक्लिक प्रोसेस हुआ, इस साइक्लिक प्रोसेस में दो इवेंट बहुत काम के हैं। पहला इवेंट जिसमें सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया और दूसरा इवेंट जिसमें सिस्टम ने अपने अंदर से हीट को रिजेक्ट किया। तो ये दोनों हीट हमारे काम की हैं। अब कहते हैं कैलकुलेट द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। आपको इस पूरे सिस्टम का जो नेट टोटल वर्क है वो कैलकुलेट करके दिखाना है। तो बेटा आप देखिएगा, ये जो है हमारे पास एक फिगर है जो सिर्फ हमें इस साइक्लिक प्रोसेस का आइडिया दे रही है कि एक सिस्टम में ए से बी गया, बी से सी गया और सी से फाइनली वापस ए पर आ गया। और इस दौरान सिर्फ दो इवेंट हैं जो हमने नोट करने हैं कि सर एक इवेंट वो है जिसमें एक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हुई और एक वो प्रोसेस है जिसमें हीट जो है वो रिजेक्ट की गई और फाइनली वहीं पर सिस्टम पहुंच गया जहां से कि वो स्टार्ट हुआ था। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं और आपको बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम यूज कर सकते हैं और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम यूज करें तो सिंपल सी बात यह है कि भाई इसमें सिस्टम वापस अपनी जगह पर पहुंच गया तो इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा और इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो जो वर्क होगा वो नेट हीट के इक्वल होगा। अब नेट हीट क्या होती है कि जितनी हीट आपने दी उसमें से जितनी सिस्टम ने वापस कर दी, तो इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग हीट होगी वही वर्क में कन्वर्ट हुई होगी। तो हम ये जो दो हीट हमें गिवन है, एक Q1 और एक Q2, तो हम इन दोनों को माइनस करके ये फाइंड कर लेते हैं कि कितनी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हुई है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सर 500 जूल जो है वो हीट वर्क में कन्वर्ट हो गई। तो वैसे भी लॉजिकली भी आप बड़े आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि सर टोटल 1000 जूल हीट थी जो सप्लाई की गई, उस 1000 में से 500 जब वापस हो गई तो फिर बच कितनी गई? तो सर 500 बच गई। तो उस 500 का सिस्टम ने क्या किया? तो सिस्टम के आप दो चॉइस दिया, तो अपने पास रख लेता, सेव कर लेता, लेकिन सेव इसलिए नहीं किया क्योंकि वो तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया और वापस आने का यही मतलब है कि उस सिस्टम ने अपनी इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट रखा है। तो इसका मतलब है कि अब एक ही चॉइस रह जाती है कि वो जो 500 जूल है वो वर्क में कन्वर्ट हो गई। तो ये हम वर्बली भी कर सकते हैं कि सिंपल माइनस कर दें कि जो हीट एब्जॉर्ब हुई उसमें से जो हीट रिजेक्ट हो गई उसको माइनस कर दें तो आपको वर्क मिल जाएगा। तो ये बहरहाल एक साइक्लिक प्रोसेस का जो है वो मेथड है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 6 में भी थोड़ा सा बुक में कुछ चीजें ऐसे ही गिवन है, यानी उसका इस न्यूमेरिकल से कोई खास लिंक नहीं बनता, तो वो मैं भी आपको हाईलाइट कर दूंगा। लिखा है कि अ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 0.03 मीटर क्यूब टू 0.06 मीटर क्यूब, यानी एक इनिशियल वॉल्यूम है 0.03 मीटर क्यूब, वहां से गैस एक्सपेंड होती है 0.06 मीटर क्यूब, ये फाइनल वॉल्यूम है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 100 किलोपास्कल, यानी उस पर एक 100 किलोपास्कल का एक प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अब इसको पढ़ते ही समझ में आता है कि सर ये सिंपल सा एक आइसोबैरिक प्रोसेस है और इस आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हमें जो है वर्क कैलकुलेट करना है। आगे लिखा है कैलकुलेट द वर्क डन, तो हमें वर्क कैलकुलेट करना है। उसूलन तो न्यूमेरिकल यहीं पर एंड हो जाना चाहिए था, लेकिन आपकी बुक में दो वर्ड ऐड हो गए और वो वर्ड है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। बेटा याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो बाकायदा मीनिंग रखते हैं, उनके जो है वो एक डिटेल होती है, लेकिन वो भी चैप्टर 17 के अंदर आपको मिलेगी। ये न्यूमेरिकल चैप्टर 16 से रिलेटेड है जिसमें कोई रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बताया गया। तो इस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब उस टेक्निकल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस से डिफरेंट है।
इसमें सिंपल आपने क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। तो अभी हम इन दोनों चीजों को भी बात करते हैं कि रिवर्सिबल का मतलब यहां क्या हो सकता है और इरिवर्सिबल का मतलब यहां पर क्या लिया जा सकता है। तो पहले हम इसका डेटा देख लेते हैं। तो डेटा इसमें क्या है सर, इनिशियल वॉल्यूम है 0.03 मीटर क्यूब और जो फाइनल वॉल्यूम है 0.06 मीटर क्यूब। इसको भी आप V2 कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक ये भी V1 प्रिंट हो गया है। तो V1 इनिशियल वॉल्यूम है और V2 हमारे पास 0.06 मीटर क्यूब जो है वो फाइनल वॉल्यूम है और जो प्रेशर है वो 100 किलो पास्कल है और हमें वर्क कैलकुलेट करना है इन दो केसेस में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखिएगा कि ये हमारे पास सबसे पहले हम इसको एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो है वो करते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये है कि आप वर्क करते करते एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आ जाएंगे और वहां पर आपको स्टॉप हो जाना है, यानी रिवर्स नहीं जाना, उसको उस प्रोसेस को रिवर्स नहीं करना, बल्कि इनिशियल से स्टार्ट लेकर और फाइनल पर आकर उसको स्टॉप कर देना है। तो ये सिंपल सी इसकी एक मीनिंग है कि भाई ये कौन सा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो एक इनिशियल स्टेट से और एक फाइनल स्टेट तक परफॉर्म हो रहा है। तो सर इसमें सिंपल आइसोबैरिक का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। हमारा फार्मूला आइसोबैरिक का है कि जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है P डेल्टा V के। यहां पर जो प्रेशर की वैल्यू हमें गिवन है वो 100 किलो पास्कल है, लेकिन मैंने किलो को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इतनी वैल्यू बन जाती है। और उसके बाद जो डेल्टा बी है वो हमें पता है कि सर ये चेंज इन वॉल्यूम है, यानी फाइनल वॉल्यूम 0.06 में से इनिशियल वॉल्यूम 0.03 को माइनस कर दिया जाए। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो इस तरह से 3000 जूल आ जाएगा। आपकी बुक में जो आंसर लिखा है वो 300 जूल लिखा है, तो याद रखिएगा 300 जूल आंसर इससे पॉसिबल नहीं है। यकीनन या तो उस आंसर में कोई मिस्टेक है या ये जो हमें प्रेशर की वैल्यू गिवन है, इस प्रेशर को अगर हम 10 किलो पास्कल कंसीडर कर लें तो फिर वो बुक वाला आंसर आ सकता है। तो ये बहरहाल हमारा मेथड तो ऐसे ही होगा, वैल्यूज अगर चेंज कर दी जाए तो आंसर भी चेंज हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसको आप ऐसे ही नोट कीजिएगा कि ये हमारा 3000 जूल वर्क आ गया। तब ये कौन सा प्रोसेस था जिसमें हम रिटर्न नहीं हुए, हम वापस इनिशियल पॉइंट पे नहीं गए, तो ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो गया और यही इसका वर्क है। अब आते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ। सर रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? तो देखें बेटा, सिंपल सी बात है कि आप एक इनिशियल पॉइंट से एक फाइनल पॉइंट तक पहुंचे, आपने एक वर्क कैलकुलेट कर लिया जो 3000 जूल वर्क आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई उसी पॉइंट से वापस रिटर्न हो जाओ उसी इनिशियल पॉइंट पे, तो सिंपल सी बात है कि सर अगर वर्क एक डायरेक्शन में हमने परफॉर्म कर लिया 3000, तो रिटर्न होते वक्त भी 3000 जूल वर्क ही परफॉर्म होगा, यानी आप उसी पॉइंट पर पहुंच जाओगे जहां से स्टार्ट लिया था। तो ये टोटल जो वर्क है ये हमें कैलकुलेट करना है। हम इस डिटेल में नहीं जाते कि सर ये जो वर्क परफॉर्म हुआ ये वर्क डन बाय द गैस है या ये वर्क डन ऑन द गैस है। अगर हम इसमें जाएंगे तो फिर हमें इसके साथ एक साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगी और वो जो बुक वाला आंसर है वो फिर हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल के अंदर कंफ्यूजन है, तो इसको इसी तरह से सॉल्व किया जाए सिंपल तरीके से। इसमें कोई जो है वो मुश्किल कॉन्सेप्ट, मुश्किल आइडिया जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो हमने जो है रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये कंसिडर करना है कि हम एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर पहुंचे और फिर फाइनल पॉइंट से रिटर्न होके इनिशियल पॉइंट पर पहुंच गए। तो अब सीधी सी बात है कि जब एक डायरेक्शन का वर्क जो हमने इस पहले पार्ट में कैलकुलेट किया 3000 जूल है, तो रिटर्न होते वक्त भी 3000 जूल वर्क ही होगा। इसका मतलब है कि जो टोटल वर्क होगा वो इस वर्क का ट्वाइस होगा। तो अगर मैं इसको डबल कर दूं तो डबल करने से हमारा आंसर 6000 जूल आता है। और आपकी बुक में जो 600 लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। ऊपर जो प्रेशर की वैल्यू है वो 100 किलो पास्कल की बजाय अगर मैं 10 किलो पास्कल कंसीडर कर लूं तो फिर यकीनन ये 6000 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो एक बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है आइसोबैरिक प्रोसेस का, जिसको थोड़ा सा ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस कह के मुश्किल बना दिया गया, लेकिन आपने इसी तरह से इसको सॉल्व करना है।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। बेटा अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसको गौर से सुनिएगा। कहता है अब 50 ग्राम पीस ऑफ कॉपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एक कॉपर का पीस है जो 50 ग्राम उसका मास है। अब कॉपर आपको पता है मेटल है, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जा रहा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, बल्कि उसको यकीनन किसी चीज के जरिए हीट किया जा रहा होगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर पहुंचा दिया गया, ये इसका इनिशियल टेम्परेचर कहलाएगा। और इस तरह के पीस को हम कहेंगे कि भाई एक हॉट ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि इसने अच्छी खासी हीट एब्जॉर्ब कर ली और टेम्परेचर इसका इंक्रीज होकर 100 तक पहुंच गया। अब क्या कहता है, इज प्लेस्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। अब इस हॉट पीस ऑफ कॉपर को हमने एक नॉर्मल वाटर जो कि रूम टेम्परेचर पे, जिसका टेम्परेचर आगे गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप सादा पानी ठंडा पानी कह सकते हैं। तो सर अगर उस सादा या ठंडे पानी में इस गर्म पीस को इंसर्ट कर दिया जाए तो यकीनन ये एक तरह का मिक्सचर सा बन जाएगा दो चीजों का, यानी यहां पर वाटर कोल्ड ऑब्जेक्ट का काम करेगा और जो कॉपर का पीस है वो हॉट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तब होगा क्या कि जब दोनों को आपने एक साथ मिला दिया तो मिलाने के कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो एक कॉमन वैल्यू पे आ जाएगा, और वो कॉमन वैल्यू है 21.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इस न्यूमेरिकल में आपकी बुक में जो वैल्यू लिखी गई है कि वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो वो गलत है, क्योंकि इतना टेम्परेचर इंक्रीमेंट नहीं आता। ये जब आप 50 ग्राम कॉपर को जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर वो अपनी पूरी टोटल हीट भी लॉस कर दे तब भी जो है वो वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज नहीं हो सकता, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इतना ही इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर 21.8 डिग्री सेंटीग्रेड उन दोनों का फाइनल टेम्परेचर बन गया। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो बेटा ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया। अब कहता है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉपर। आपको कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना है, जबकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें गिवन है 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। एक चीज नोट कर लें कि यहाँ जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है इसमें दिया हुआ है जूल पर ग्राम। तो सर अगर ग्राम में दिया है तो ये जो मासेस ऊपर लिखे हैं इनको ग्राम में ही रहने दीजिएगा, इनको किलोग्राम में कन्वर्ट मत कीजिएगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मुझे दी जाती कि जूल पर केजी, तो फिर यकीनन मैं ऊपर वाले मासेस को भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेता, तो मेरा आंसर जो है वो किलोग्राम में ही आता है स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर का। तो सर आप इस न्यूमेरिकल को याद रखें। तो बेटा ये हमारे पास डेटा है इस न्यूमेरिकल का। मास ऑफ कॉपर हमें गिवन है 50 ग्राम, फिर उसका इनिशियल टेम्परेचर, इसको मैंने टीसी से रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब है टेम्परेचर ऑफ कॉपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद मास ऑफ वाटर 200 ग्राम है और टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये इनिशियल टेम्परेचर है वाटर का, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये जो TE है याद रखिएगा, ये दोनों का कॉमन टेम्परेचर है मिक्सिंग के बाद। जब वो आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं तो दोनों एक ही कॉमन टेम्परेचर पर आ जाते हैं, इसको हम नॉर्मली इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहते हैं। और उसी लिहाज से मैंने इसको TE से प्रेजेंट किया और ये 21.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमें कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, जिसको हम CC से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर CW 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। बेटा अब हम इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का। तो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या है? लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज कहता है कि जी अगर हम किसी भी एक हॉट ऑब्जेक्ट और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को आपस में मिक्स कर दें तो एक नेचुरल सा प्रोसेस है कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो अपनी हीट को लॉस करेगा और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर सिर्फ दो ऑब्जेक्ट का जिक्र किया गया है, एक हॉट ऑब्जेक्ट है जो कॉपर का पीस है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है जो कि वाटर है, यानी इसका मतलब कोई तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी सराउंडिंग की बात नहीं की गई। तो एक आइडियल कंडीशन यही कंसिडर करते हैं कि सिर्फ कॉपर ने हीट को लॉस किया और उस वाटर ने जिसमें उसको मिक्स किया गया है उस वाटर ने उसको गेन कर लिया। तो ये हमारा जो है वो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज हमें कहता है। अब आप एक डायग्राम देखें, इस डायग्राम के अंदर ये बताया गया कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर यकीनन हाई होता है और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है उसका टेम्परेचर यकीनन
लो होता है, कम वैल्यू का होता है, जैसे कि हमारे डेटा से भी नजर आ रहा है कि कॉपर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो वाटर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, लेकिन थोड़ी देर तक जब हम इनको आपस में थर्मल कांटेक्ट में रहने देते हैं तो ये आपस में जो है वो अपने हीट को एक्सचेंज करके एक कॉमन टेम्परेचर पर आ जाते हैं। तो वो कॉमन टेम्परेचर जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। तो इस फिगर से थोड़ा सा एक आइडिया मिलता है कि इस न्यूमेरिकल में क्या चीज बताई गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सर ये जो हीट लॉस्ट होती है हॉट ऑब्जेक्ट से और हीट गेन होती है कोल्ड ऑब्जेक्ट में, इसको नॉर्मली हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेल्टा क्यू सी का मतलब है हीट लॉस्ट बाय द कॉपर पीस और डेल्टा क्यू डब्ल्यू का मतलब है हीट गेन बाय द वाटर। अच्छा, अब हमें पता है कि ये जो डेल्टा क्यू है इसका अपना एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला होता है mc डेल्टा t। तो mc डेल्टा t का मतलब है m मास होता है, c स्पेसिफिक हीट होती है और डेल्टा t टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो मैंने दोनों जगह पर इस फार्मूले को अप्लाई कर दिया। तो जो डेल्टा क्यू सी है उसकी जगह भी mc डेल्टा c आ गया और उसके साथ जो डेल्टा क्यू डब्ल्यू है वहां पर भी mc डेल्टा t आ गया। सबके नीचे मैंने ये सब्सक्रिप्ट के अंदर शो कर दिया कि कौन सी चीज किसकी है। तो mc का मतलब है मास ऑफ कॉपर पीस, cc का मतलब है स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, इसी तरह डेल्टा tc का मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस इन कॉपर, इसी तरह mw का मतलब मास ऑफ वाटर है, cw का मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है और डेल्टा tw का मतलब चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर है। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। मास ऑफ कॉपर हमें पता है 50 ग्राम है तो वो हम इसके अंदर रख सकते हैं। अच्छा, ये बात एक स्टेप और देख लीजिए कि ये जो डेल्टा टी है दोनों तरफ, तो सर डेल्टा टी का मतलब है कि एक डेल्टा टी वो होगा जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा कॉपर के लिए और एक डेल्टा टी वो होगा जो कि वाटर के लिए होगा। जो कॉपर के लिए है उसमें याद रखना कि डेल्टा टी डिफरेंस होता है और डिफरेंस नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं कि जो लार्जर वैल्यू होती है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो सर इसमें हॉट ऑब्जेक्ट है क्योंकि कॉपर, तो इसका इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा और जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर है वो कम होगा। तो हमने इसको लिखा है Tc माइनस Te। तो बेटा इस पॉइंट को अच्छी तरह से देख लें, अच्छी तरह समझ लें कि सर Tc माइनस Te क्यों लिखा गया है, क्योंकि Tc का मतलब है कि जो कॉपर हाई टेम्परेचर पर था, ज्यादा वैल्यू वाला टेम्परेचर था, उसको हम पहले लिखेंगे और जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो यकीनन उस 100 से कम होगा तो उसको हमने बाद में लिखा है। इसी तरह जब आप राइट हैंड साइड पर नजर डालते हैं तो MWCW और उसके बाद जो डेल्टा T का फैक्टर था हमने उसको ब्रैकेट में कैसे लिखा, तो सर उसमें यकीनन जो हमारा वाटर था वो कोल्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था और कोल्ड ऑब्जेक्ट में उसका जो इनिशियल टेम्परेचर, तो बेटा ये जो वाटर के लिए टेम्परेचर डिफरेंस आपको नजर आ रहा है इसमें, क्योंकि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि कोल्ड ऑब्जेक्ट था, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो फाइनल टेम्परेचर इसका ज़्यादा है। तो हमने उस ज़्यादा वाले टेम्परेचर में से उसका इनिशियल टेम्परेचर जो कि यकीनन कम था TW उसे माइनस करना है। तो ये दोनों टेम्परेचर डिफरेंस में आप ज़रूर चेक कर लें कि TE को कहाँ लिखा गया। सर हॉट ऑब्जेक्ट में TE को बाद में लिखा गया है और कोल्ड ऑब्जेक्ट के लिए TE को पहले लिखा गया है। ये आपने लाजमी ध्यान में रखना वरना आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मास ऑफ कैलोरीमीटर हमें गिवन है 50, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज बाकी हैं वो सारी की सारी हम इसके अंदर पुट करते आते हैं। तो आप देखें 50 मास ऑफ कॉपर आ गया, उसके बाद Cc जो कॉपर की स्पेसिफिक हीट है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कॉपर का टेम्परेचर जो है वो 100 है, फिर Te 21.8 है, मास ऑफ वाटर 200 है, Cw 4.18 हमें गिवन है, फिर इसके बाद ये जो Te है ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 21.8 है और Tw जो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब अगर हम इसको मजीद आगे सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद
उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 3910 बन गया, और राइट साइड पर ब्रैकेट में माइनस किया, उसके बाद तीनों नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद 1504.8 बन गए। ये जो 3910 है इसको अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो डिवाइड में लिखा जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फाइनली स्पेसिफिक हीट आ गई इस कॉपर की, जो कि हमें गिवन था न्यूमेरिकल में। तो बेटा ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो इस न्यूमेरिकल को जरा तवज्जो से आपने बार बार रिपीट करना है ताकि तमाम चीजें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। चलिए अब इसका आखिरी और फाइनल न्यूमेरिकल जो इससे कुछ मिलता जुलता कुछ इससे रिलेटेड है, कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ लेड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 0.128 जूल पर ग्राम है। तो आप देखें कि इसमें भी जो स्पेसिफिक हीट गिवन है वो ग्राम्स के अंदर है, तो हम वो जो ऊपर मास दिया गया है वो किलोग्राम में, उस किलोग्राम को भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको हीट जो इसमें यूज होगी वो फाइंड करनी है, यानी क्यू फाइंड करना है। तो अब मास हमारे पास 1 किलोग्राम था, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वो 100 ग्राम आ गया। फिर टेम्परेचर हमारे पास वो है, एक इनिशियल टेम्परेचर है 25 और एक फाइनल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह जो हमें इस लेड की स्पेसिफिक हीट दी गई है वो 0.128 है। तो बेटा अब इसके ऊपर वही हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हीट का, कि हीट सप्लाइड जो है वो डेल्टा क्यू इक्वल होती है mc डेल्टा टी के। तो हम यहाँ पर mcl डेल्टा टी इसको लिख रहे हैं, इसमें हम मास की जगह पर 100,000 ग्राम रखेंगे, Cl की जगह पर 0.128 जो उसकी स्पेसिफिक हीट है वो रखेंगे, और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू के टेम्परेचर को माइनस करके आ जाएगा। तो अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर कुछ इस तरह से बनता है। हमारी बुक में जो आंसर प्रिंट है उसके अंदर मिस्टेक है, ये इसका करेक्टेड आंसर है। इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा लेड तो उसका टेम्परेचर 1 किलोग्राम का वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए, इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है, और अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।